हेलो बच्चों, मैं सौरभ निगम अपने YouTube चैनल मैथ्स पीएसएन में आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1 प्लस एक्स इंटू द पावर 11। जैसा कि बाइनोमियल थ्योरम में आपको पता होगा कि एक r प्लस वन टर्म होता है जो हम लोग एनसीआर जैसे a प्लस बी इंटू द पावर n, इसको एक्सपेंड करेंगे तो n प्लस वन टर्म होगा। इसका r प्लस वन टर्म एन सी आर ए इंटू दावर एन माइनस वार बी इंटू दावर आर, इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो कि आप लोगों को याद होंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स इंटू दावर 11 के एक्सपेंशन में जो फिफ्थ टर्म है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो इसका फिफ्थ टर्म है वो थर्ड टर्म का 24 टाइम्स है, यानी कि थर्ड टर्म क्या कहलाएगा, T3। इसका 24 टाइम्स है, ये क्वेश्चन में दिया है। क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि जो फिफ्थ टर्म है यानी पांचवा पद तीसरे पद का 24 गुना है। फिफ्थ टर्म क्या है, थर्ड टर्म का 24 टाइम्स है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें x की वैल्यू कितनी होगी। इसकी वैल्यू x की ऑप्शन कुछ इस तरह से है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5, कुछ इस तरह के ऑप्शन है। आपको x की वैल्यू बतानी। क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए क्या गिवन है आपके सामने। तो चलिए फिर देखते हैं। देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। आपको पता है कि अगर T5 कह रहा है तो a प्लस बी इंटू दी पावर n में अभी अभी जैसा बोला, जो कि आपके उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल टर्म कितने होंगे, n प्लस वन। अगर हम लोग इसको r प्लस वन टर्म लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एनसीआर। क्या लिखेंगे, एनसीआर। जो पहला वाला है यानी कि a इंटू दी पावर, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, n माइनस आर। और जो सेकेंड टर्म है यानी कि b इंटू दी पावर कितना हो जाएगा, जो नीचे नंबर है यानी कि r। पहले वाले की पावर, इन दोनों का डिफरेंस, और दूसरे वाले की पावर नीचे वाला जो इनके पैरों में लिखा है यानी r, तो b इंटू दी पावर r। और एक बात याद रखें, r प्लस वन है इसलिए एनसीआर आया है। यानी कि अगर आपसे सिक्स टर्म पूछा जाता तो आपको सिक्स को क्या लिखना चाहिए, 5 प्लस वन। क्या लिखते हैं, T5 प्लस वन। और इसको क्या लिखते हैं, एनसी, एन की जगह जो भी नंबर होता है वो लिखते हैं NC5। पहला वाला यानी a प्लस बी इंटू दावर n है तो a की पावर n माइनस 5 लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस। दूसरा वाला टर्म b है तो b इंटू दावर 5 लिखेंगे। इस प्रकार से हम लोग को लिखना है। यानी कि 6 है तो यहाँ पर कितना आएगा, 5। एक कम आता है, ये चीज याद रखिएगा। इसीलिए हम लोग r प्लस वन लिखते हैं। r प्लस वन में इसमें एक कम करेंगे तो r आएगा। इसी प्रकार 6 में एक कम किया, कितना आया, 5 आया। तो चाहे इसको इस तरह से लिखिए और चाहे इसके बाद इसको इस तरह से मत लिखिए, बस आप डायरेक्ट याद करिए, याद रखिएगा कि 6 है तो यहाँ NC 5 आएगा। यानी कि अगर 10th टर्म पूछता, T10 पूछता तो NC 9 आता। क्लियर हुआ? ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें जो कह रहा है इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, इसे रब करते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ऐसी जरूरत आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में पड़ती रहेगी। तो चलिए देखते हैं T5 को क्या लिखेंगे, बताया NCR, लेकिन R यहाँ पर कितना होगा, 4। T5 का मतलब या फिर आप 4 प्लस वन लिखें या डायरेक्ट कहिए कि इससे कम लिखना है हमको। यानी कि n की वैल्यू कितनी है, 11। 11C, n की वैल्यू कितनी है, 11। 11C R होता है, लेकिन R यहाँ पर 4 होगा क्योंकि यहाँ पर R प्लस वन होता है। तो कितना लिखा हम लोगों ने, 11C 4। आप ये याद रखिए जो भी लिखा हो, 5 है तो यहाँ एक कम लिखते हैं, 4। ठीक है, जैसा r प्लस वन नीचे लिखा होता है तो r लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू 24, नहीं इसको भी कंप्लीट कीजिए, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ये तो हम लोगों ने केवल कोफिशिएंट लिखा है। फिर क्या लिखा है, पहले वाला यानी कि 1 की पावर हम कुछ भी लिखें, वैसे हम लोग को 1 की पावर क्या लिखना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस 7, कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि 1 है तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, 1 का मल्टीप्लाई होगा तो यही नंबर आएगा। सेकंड टर्म कितना है, x। सेकंड टर्म में क्या बताया था, नीचे वाला, नीचे कितना है, 4, तो यहाँ 4 लिख दीजिए। इज इक्वल टू, फिर आगे लिखा है 24 इंटू, क्या लिखा हुआ है, T3। ये इंटू है, x नहीं है, क्या है, इंटू T3 का 24 टाइम। T3 को क्या लिखेंगे, 11C2 लिखेंगे। इस बार कितना लिखेंगे, 11। NCR होता है लेकिन R की जगह क्या होगा, 2 प्लस वन है तो 2 आएगा। या आप ये कहिए T3 है तो इससे एक कम लिखेंगे। पहले वाले की पावर, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 1 की पावर 9, 1 ही होगा
कोई फर्क पड़ेगा नहीं। दूसरे वाले की पावर नीचे वाला नंबर यानी कि एक्स स्क्वायर। अब हमें x की वैल्यू बतानी है, आपसे x पूछ रहा है, ये कैंसिल हो गया, केवल x बचेगा। बताइए क्या बचेगा, केवल x बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू द पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा, ये बचेगा। 11 से 4 को लिखने का तरीका है कि नीचे अगर 4 है तो क्या लिखें 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे। ऊपर क्या लिखेंगे, अगर नीचे 4 नंबर लिखे तो ऊपर भी 4 नंबर लिखेगा। ऊपर कौन से 4 नंबर होंगे, एक एक कम करते करते, यानी 11 माइनस 1 10, फिर 9, फिर 8, एक एक कम करते जाइए लिखते। नीचे 4 नंबर तो ऊपर भी, इस तरह से हम लोग डायरेक्ट इसको लिखते हैं। इसी प्रकार ये क्या बचा, इंटू एक्स स्क्वायर, ये क्या बचेगा कैंसिल होने के बाद एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24 इंटू, अब 11 से 2 को क्या लिखेंगे, नीचे 2 है तो 2 इंटू 1 लिख देंगे, नीचे 2 था तो क्या लिखा 2 इंटू 1, ऊपर 11 है तो कितने नंबर लिखेंगे, जितने नंबर नीचे उतने नंबर ऊपर, लेकिन ऊपर कौन से नंबर लिखेंगे, 11 से कहानी शुरू होगी, नीचे 2 नंबर है तो एक एक कम करते हुए लिख जाइए, यानी कि 11 के बाद क्या लिखना होगा आपको 10 लिखना होगा। इस तरह से अब आपने लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या क्या कैंसिल हो रहा है पहले कैंसिल कर देते हैं। जैसे 11 से 11 और 10 से 10 कैंसिल हो रहा है, 11 11 10 10। इसी प्रकार 2 इंटू 1 2 इंटू 1, ये भी कैंसिल। क्या बचा 4 3 12, लेकिन अभी ऊपर और कुछ है, 9 8 72, यानी कि 72 बटे 12 6 बचेगा कि नहीं, देख लीजिए। या ऐसे धीरे धीरे कैंसिल कर दीजिए, 4 से 8 को कैंसिल करिए 2 लिख दीजिए, 3 को 9 से कैंसिल करिए, ये भी कह सकते हैं। 4 को 8 से 2 बचा, 3 को 9 से तो 3 बचा, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, 6 और 24 कैंसिल कर दीजिए। तो बताइए 6 से 24 फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि यहां पर कितना बचेगा एक्स स्क्वायर, और यहां कितना बचेगा 6 और 24 को कैंसिल करेंगे 4 बचेगा, 6 चौक 24, तो यहाँ 4, तो x कितना आ जाएगा प्लस माइनस 2, बस यही आपका आंसर आ जाएगा, यही आपसे पूछ रहा था x कितना होगा, आंसर विल बी प्लस माइनस 2। क्लियर हुआ, आप ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को किस तरह से किया है, बड़े आराम से आपको इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है और बड़ी आसानी से बढ़िया सही बिल्कुल आंसर देना है। क्लियर हुआ, चलें अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है चलिए देखते हैं। पहले इस क्वेश्चन को रफ करते हैं फिर बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में है, सेकंड क्वेश्चन है 4x बाई 5 माइनस 8 बाई 5x इंटू द पावर n की विस्तार में यानी एक्सपेंशन में जो 6 टर्म है उसमें x की पावर कितना होगा, x को एक्सपेंड करेंगे तो t6 जो भी आएगा उसमें x की पावर क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है 1 माइनस 1 3 माइनस 3, ये पूछ रहा है। जो x की पावर होगी वो कितनी होगी आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका जो 6 टर्म होगा, जो छठा पद होगा, वो जो भी होगा उसमें x की पावर कितनी होगी, यानी कि पूरा टर्म नहीं पूछ रहा है। चलिए अगर हम लोग t6 लिखेंगे तो t6 को t5 प्लस 1 लिखेंगे तो tr प्लस 1 का फार्मूला बन जाएगा, तो NCR होता है तो 9c r की जगह 5 आ जाएगा। ये हमने डायरेक्ट लिखना क्या बताया, जब छठा पद लिखते हैं तो NCR लिखते समय इससे एक कम लिख दीजिएगा, 6 है तो कितना लिख दीजिएगा 5। क्लियर हुआ, एक कम लिख देना, छठे पद में कितना आएगा यहाँ पर 5, n कितना है 9। अब क्या बताया था, पहले वाले की पावर यानी कि 4x बाई 5, पहले वाले की पावर क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म होता है उसकी पावर, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 9 माइनस 4, 9 माइनस 5 कितना हुआ 4। सेकेंड टर्म कितना है प्लस और माइनस, माइनस 8 बाई 5x, प्लस में तो प्लस में लिखेंगे और माइनस में तो माइनस में लिखेंगे, तो ये माइनस 8 बाई 5x है। अब इसकी पावर कितना लिखेंगे जो इसके पैरों में है यानी कि 5, तो यहाँ कितना लिख देंगे 5, ये आपका छठा पद आ गया। अब इसमें x की पावर पूछ रहा था तो हम लोग को ना ही NC5 से मतलब है, ना ही 4/5 से मतलब है, ना ही माइनस 8/5 से मतलब है, क्योंकि हमें केवल x की पावर पूछ रहा है। तो x की पावर केवल ले लो, x की पावर यहाँ कितना है 4 और यहाँ x की पावर कितना है नीचे 5, तो नीचे आया 5। ये बात क्लियर है। इसके पहले क्या लिखा है इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपसे पूछ रहा है केवल x की पावर कितना होगा,
तो बताइए यहाँ x इंटू द पावर -1 हुआ कि नहीं, बेस सेम है x तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 4 - 5 कितना आया -1। तो आपसे यही पूछ रहा था T6 यानी 6 टर्म में x की पावर कितनी होगी, तो आंसर कितना आ गया -1। x की पावर कितने आ रहा -1, यही आपका आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं, बड़े पेशेंस के साथ आप करिएगा, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस बहुत ज्यादा हड़बड़ाही में आपको मिस्टेक नहीं करना है बिल्कुल भी। क्लियर? चलें नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, और ये आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक्स स्क्वायर -1/x³ इंटू द पावर n, क्या बोला, एक्स स्क्वायर -1/x³ इंटू द पावर n के विस्तार में तीसरा पद x से स्वतंत्र है, यानी कि इसके एक्सपेंशन में जो थर्ड टर्म है यानी कि t3 जो भी है वो उसमें x की पावर 0 है, x से स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट ऑफ x। अगर कभी भी इंडिपेंडेंट ऑफ x की बात करता है, x से स्वतंत्र है कोई पद, तो x से स्वतंत्र का मतलब होता है कि वहां x है ही नहीं। x ना होने का मतलब x की पावर कितना होना चाहिए 0, क्योंकि x की पावर 0 ही है जो कि 1 बना देता है, तो x गायब हो जाता है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ x जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो मान लेना कि x की पावर 0 बन रहा होगा सॉल्व करने पर। तो इसमें आपको बताना क्या है, इसमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन क्या है आपके 2, 3, 4, 5। चलिए ठीक है, इसको भी बड़ी आसानी सॉल्व कर सकते हैं पेशेंस के साथ। बड़े क्या करेंगे, T3 की बात कर रहा है तो हमने बताया था T3 में क्या लिखेंगे, NCR, N है, C है, R क्या होगा इससे एक कम यानी कि 2 हो जाएगा। अगर R+1 लिखेंगे तो वही वाला R लिख देंगे जिसमें R+1 लिखा है, यानी कि इसमें 2+1 लिखा होगा तो 2 लिख देते हैं। और अगर डायरेक्ट टर्म की बात कर रहा, थर्ड टर्म है तो 3 है तो यहाँ 2 एक कम करके लिख दीजिएगा। NCR फिर पहला जो टर्म होता है यानी कि x स्क्वायर, इसकी पावर क्या लिखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस n-2। कुछ रटना नहीं है, बस R+1 टर्म याद रखिएगा। बाइनोमियल थ्योरम क्वेश्चन 80% क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएंगे। R+1 टर्म याद रखिएगा, n-2, इन दोनों का डिफरेंस कितना है n-2। ये क्या है -1/x³ सेकेंड टर्म इंटू द पावर ये जो नीचे लिखा है 2। अब इसमें हमें ये थर्ड टर्म है पूरा T3 है। अब हम लोग को किससे मतलब नहीं है, कांस्टेंट नंबर से, जो भी आपका कोएफिशिएंट है इससे कोई मतलब नहीं, हमें केवल x की पावर से मतलब है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो तीसरा टर्म है थर्ड टर्म है वो x से इंडिपेंडेंट है, मतलब x की पावर 0 बन रहा होगा। तो चलिए देखो x की पावर यहाँ कितना है, x की पावर कितना हो गया 2n-4, और नीचे x की पावर कितना है 6, पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई 6। बस हमें x की पावर से मतलब है, बाकी क्या आ रहा है, वैसे केवल NC2 इसमें बचेगा क्योंकि माइनस है, होल स्क्वायर है तो +1 हो जाएगा, तो केवल NC2 बचेगा। उसको लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, टाइम वेस्ट मत करो। आप सीधे से केवल x की पावर में लिख लीजिए, x जो है, क्योंकि हमें x की पावर 0 बनाना है और उससे n फाइंड आउट होगा। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद हम लोग यहाँ क्या आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, x इंटू दी पावर, देखो बेस सेम है x है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 6 ऊपर जाएगा तो -6 हो जाएगा, तो x की पावर बनेगा 2n - 10, -4 - 6, -4 - 6 का मतलब कितना हुआ -10। अब x इंटू दी पावर 2n - 10 जो है, तो 2n - 10 0 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि x से इंडिपेंडेंट है तीसरा टर्म, यानी x है ही नहीं, तो x तभी गायब होगा जब x की पावर 0 बन जाएगा। तो हम लोग को इस क्वेश्चन में करना क्या चाहिए, ये चीज ध्यान दीजिएगा, हम लोग को जो पावर है यानी कि 2n - 10 है उसको 0 के बराबर कर दो। तो बताइए n = 5 दिख गया आपको, 2n = 10 देन n = 5। बस यही n ही फाइंड आउट करना था कि थर्ड टर्म में अगर x से इंडिपेंडेंट है तो n की वैल्यू कितनी होगी, तो आंसर कितना आ जाएगा 5। ये आपका आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ठीक है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ में अब आपसे कह रहा है कि 1 + x इंटू द पावर 20 को एक्सपेंड करने पर, 1 + x इंटू द पावर 20 को एक्सपेंड करने पर
rth टर्म और r प्लस 4th टर्म के जो कॉफिशिएंट है वो इक्वल है, यानी कि जो टी आर का कॉफिशिएंट है, लिखें कॉफिशिएंट ऑफ टी आर, पूरा लिखें। क्वेश्चन में जो कह रहा है कॉफिशिएंट ऑफ आर rth टर्म यानी कि टी आर, और क्या कह रहा है कॉफिशिएंट ऑफ r प्लस 4th टर्म। कह रहा है कि rth टर्म और r प्लस 4th टर्म का कॉफिशिएंट सेम है, तो r की वैल्यू कितनी होगी? ऑप्शन आपको दे रहा है 7, 9, 11, 13। ठीक है, इस तरह भी क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। देखिए हमने एक क्वेश्चन उठा लिया, इस तरह क्वेश्चन भी अक्सर। अब ये कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा जो कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हम लोग पढ़ते हैं, इसमें कुछ चीजें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ती रहती है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। क्या कहीं पर यदि NCR इज इक्वल टू NCP लिखा है तो इससे दो मतलब निकालते हैं। पहला मतलब निकलता है या फिर R इज इक्वल टू P होगा और अथवा R प्लस P इज इक्वल टू N होगा, यानी कि इन दोनों का सम N के इक्वल होगा। क्या समझ में आया? यदि NCR इज इक्वल टू NCP है, ऊपर वाला नंबर सेम है नीचे डिफरेंट है, तो या फिर R भी P के इक्वल होगा, NCP बराबर NCP हो जाएगा, या फिर ये कह दो PR के इक्वल होगा, यानी कि NCR इज इक्वल टू NCR, और या फिर R प्लस P इज इक्वल टू N होगा, यानी कि इन दोनों का सम कितना होगा? N होगा। यानी कि अगर 11C 3 की वैल्यू 11C, यहाँ 3 के अलावा और कुछ लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई ऐसा नंबर ढूंढेंगे कि इन दोनों का सम 11 हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा? 11 माइनस 3, 11 माइनस 3 कितना होगा? 8, तो यहाँ 8 लिख दो। तो 11C 3 किसके इक्वल हो गया? 11 से 8 के। यहाँ देखो 8 3 11 हो गया कि नहीं? तो वही कह रहा है इन दोनों का सम ये इक्वल तभी होगा जब इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। तो 3 8 11 होता है, तो 11 लिखा हुआ यहाँ इक्वल है। इसी प्रकार एक और समझ लीजिए, अगर 20C 5 की बात करें तो ये किसके इक्वल होगा? 20C बताइए किसके इक्वल होगा? 15। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 15, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि कभी भी इस तरह की बात आएगी कि NC5 इज इक्वल टू NC10, तो n कितना होगा आपसे पूछेगा, तो आप क्या कहेंगे? जो n होगा वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, यानी कि यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना होगा? 15। ये बात क्लियर हो गई? देखिए 10 5 कितना होगा? 15, यानी कि अगर 15 लिख दोगे तो 15C5 इज इक्वल टू, जब ये 15 होगा तभी 15C5 इज इक्वल टू क्या होगा? 15C10 होगा। देखो 10 5 15 है कि नहीं? तो वही बात है घुमा फिरा के, यानी कि इन दोनों का जो सम है वो इसके इक्वल होना चाहिए। अगर ये पूछ रहा है तो इन दोनों के सम का आंसर दे दीजिए। 10 5 15, यानी कि n 15 होगा। जब n को 15 लिखोगे तभी 15C5 बराबर 15C10 होगा, यानी कि 15C5 इक्वल टू 15C10 होगा। 10 प्लस 5 15 हो जाए। अगर यहाँ 11C3 इज इक्वल टू 11CR लिखा है तो R क्या हो सकता है? या फिर 3 होगा तो सेम हो जाएगा, या फिर इन दोनों का डिफरेंस 8 है तो 8। इसी प्रकार इसमें तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। चलिए देखते हैं, इसको रफ करें, अब क्वेश्चन में फोकस करें। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ टी आर यानी कि आर प्लस rth टर्म, तो rth टर्म में NCR लिखेंगे तो 20C, लेकिन R नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ R है, इसलिए R-1 एक कम लिखते हैं कि नहीं? जब R+1 होता है तब हम लोग NCR लिखते हैं, केवल R है तो क्या लिखेंगे? R-1, क्योंकि R+1 होता है तो R लिखते हैं, एक कम लिखते हैं इससे, तो R है तो क्या लिखेंगे? R-1, जैसा अभी तक बोल रहे थे। 9 है तो 8 लिखेंगे, 4 है तो 3 लिखेंगे, इस तरह से अभी तक बोल रहे थे। तो R है तो R-1, ये कॉफिशिएंट हो गया। x की पावर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि केवल कॉफिशिएंट को इक्वल बोल रहा है, तो कॉफिशिएंट 1 भी आएगा, लेकिन 1 की पावर आप कुछ भी लिखिए तो 1 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ टी R+4, यानी कि R+4 टर्म का कॉफिशिएंट क्या होगा? 20C, R+4 में एक कम कर दीजिए, R+3। क्लियर हुआ? तो ये कॉफिशिएंट और ये कॉफिशिएंट क्वेश्चन में कह रहा है इक्वल है। अब ये दोनों इक्वल है तो जो अभी कॉन्सेप्ट बताया था वही कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या बताया था? अगर ये दोनों इक्वल है, ऊपर सेम है, तो इन दोनों का सम 20 के इक्वल होना चाहिए कि नहीं? तो बस इतनी छोटी सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर पता है तो आप तुरंत आंसर बता देंगे। R-1 प्लस R+3 इज इक्वल टू कितना लिखना था? 20। समझ में आया? 2R प्लस 3 माइनस 1 2 इज इक्वल टू 20, यानी कि 2 से डिवाइड कर दो या 2 इधर आ जाओ,
तो 2r इज इक्वल टू 18 हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। बस यही आपका आंसर हो गया। आपसे r ही पूछ रहा था क्या होगा, तो आपका आंसर कितना हो गया 9। क्लियर हुआ, देख लीजिए ध्यान से। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी कि आपको जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो आपको याद होगा, पता होगा अच्छे से, तो आप बड़ी आसानी से आंसर बता सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर कितने होंगे, 4th। क्वेश्चन नंबर 5th की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th की बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा दो क्वेश्चन थोड़ा हटके हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5th और 6। क्वेश्चन नंबर 5th कह रहा है कि x प्लस वाई इंटू द पावर 100 प्लस x माइनस वाई इंटू द पावर 100। इसमें टोटल टर्म पूछ रहा है कि इसको एक्सपेंड करेंगे तो टोटल कितने टर्म मिलेंगे, ये आपको पूछ रहा है कि टर्म कितने होंगे। कितने टर्म होंगे, 50 होगा, 51 होगा, 202 होगा, 101 होंगे, कि नन ऑफ दीज, ये कह रहा है। देख लिया क्वेश्चन आपने, क्वेश्चन आप देख लीजिए ध्यान से क्या कह रहा है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है टोटल कितने टर्म होंगे। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, आप ध्यान से लिखिए, देखिए x प्लस वाई इंटू दावर 100 है, तो इसमें टोटल टर्म होंगे 101, इसमें भी टोटल कितने होंगे 101, लेकिन पूरे पूरे 101 टर्म में सेम होंगे, केवल प्लस माइनस का फर्क होगा। जो पहला टर्म यहाँ लिखेंगे वही पहला टर्म इसका, जो सेकंड टर्म इसका होगा वही सेकंड टर्म इसका होगा, बस सेकंड टर्म इसमें माइनस का आएगा, इसमें प्लस का। इसमें सारे पूरे 101 टर्म इसमें होंगे, 101 टर्म इसमें होंगे और 101 टर्म इसमें होंगे। क्लियर हुई बात। इसमें पूरे के पूरे प्लस के होंगे, जितने भी होंगे सारे के सारे प्लस के होंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, जो स्टार्टिंग का है, यानी कि स्टार्टिंग देखो आधे प्लस के आधे माइनस के, क्योंकि अल्टरनेट साइन है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब 101 टर्म है तो 50.5 तो कुछ होता नहीं है टर्म, या फिर 50 टर्म बोलिए, 50 टर्म बोलिए, 51 टर्म बोलिए, तो होगा क्या, कहानी देखिए 100 टर्म होते मान लीजिए टोटल, तो कह सकते थे 50 प्लस के 50 माइनस के, अगर अल्टरनेट साइन लगे, क्योंकि जब इसे एक्सपेंड करेंगे तो अल्टरनेट साइन मिलेंगे। कहानी प्लस से शुरू होगी, पहला प्लस फिर साइन माइनस का साइन मिलेगा, फिर सम मान लीजिए 4 टर्म है तो प्लस माइनस 2 प्लस के मिले 2 माइनस के मिले, यहाँ कोई टर्म लिखा होगा, यहाँ भी कोई टर्म होगा, यहाँ भी कुछ होगा, यहाँ भी कुछ होगा, लेकिन 2 प्लस के 2 माइनस के मिले। लेकिन अगर 5 टर्म लिखे हुए मान लीजिए और कहानी प्लस से शुरू होती है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो इसका मतलब हुआ अगर 4 होते तो 2 प्लस 2 माइनस के, लेकिन 5 की वजह से जहां से कहानी शुरू होती वो वाला फिर से रिपीट हो जाएगा, तो प्लस के कितने हो गए 3 और माइनस के कितने हो गए 2, यानी कि प्लस का एक ज्यादा है, क्यों, क्योंकि कहानी प्लस से शुरू हो रही है। तो इसी प्रकार इसमें भी अगर 100 टर्म होते तो 50-50 होता, लेकिन एक टर्म ज्यादा है, तो जो ज्यादा होगा वो किसका होगा, जहां से कहानी स्टार्ट हो रही है, तो कहानी प्लस से स्टार्ट हो रही है, तो 51 टर्म जो होंगे वो प्लस के होंगे और जो 50 टर्म होंगे वो माइनस के होंगे। ये बात समझ में आ गई। और इसमें सारे के सारे 51 जो स्टार्टिंग के जो अल्टरनेट, ये जो प्लस के कह रहा है वो तो प्लस के होंगे ही होंगे, और जो बचे हुए 50 हैं जो वो माइनस दे रहा है, तो इसमें 50 भी प्लस के होंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं, इसमें सारे प्लस के होंगे इस वाले में, पहला तीसरा पांचवा पद जो इसमें कह रहा है प्लस का होगा, और दूसरा चौथा छठा आठवां टर्म जो होगा वो माइनस का होगा, इसमें ये बोल रहा है। लेकिन इसमें 1 3 5 टर्म भी आपका, यानी फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म वो भी प्लस का होगा, सेकंड टर्म फोर्थ टर्म सिक्स टर्म वो भी प्लस के होंगे। अब होगा क्या, टर्म सेम है, केवल प्लस माइनस का फर्क है, तो इसका जो सेकंड टर्म माइनस का है, इसका जो सेकंड टर्म है, इसमें कौन कौन से टर्म ये वाले लिख रहे हैं, सेकंड टर्म फोर्थ टर्म है, ये सारे भी प्लस के होंगे, लेकिन इसमें सेकंड टर्म फोर्थ टर्म सिक्स टर्म ये सारे कितने होंगे माइनस के, इसमें क्या होगा सिक्स टर्म ये सारे किसके होंगे प्लस के, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ ये सारे इसमें प्लस के इसमें प्लस के। होगा क्या कि इसके जो प्लस और इसके जो माइनस है वो पूरे पूरे 50 टर्म कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं, वो पूरे 50 कैंसिल हो गए। अब बचे कितने, अब पहला टर्म थर्ड मतलब फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म फिफ्थ टर्म वो बचा, वो भी प्लस का है इसमें भी प्लस का है, तो वो ऐड हो जाएंगे कि नहीं,
इसका पहला पद सेम होगा तो वो 2 टाइम्स हो गया। इसका तीसरे पद में x की y की पावर कुछ और होगी, इसके तीसरे पद में वही एक्स वाई की पावर जो इसमें होगी वही इसमें होगी, मतलब तीसरा पद इसका सेम होगा तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा। मतलब इसका पहला पद सेम होगा तो ऐड होके वो 2 टाइम्स लिख दो। इसका तीसरा पद सेम होगा वो 2 टाइम्स हो गया। इसका पांचवा पद सेम होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो जो टोटल टर्म होंगे वो 51 ही तो मिलेंगे, क्योंकि इसके सारे जो 51 टर्म है इसमें ऐड होते जा रहे हैं, वो 2 टाइम्स बनता जा रहा है क्योंकि सेम है। तो टोटल टर्म जो बनते हैं वो कितने बनेंगे 51। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 51। क्लियर हुई ये बात? तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 51 आएगा। देख लीजिए ध्यान से क्वेश्चन, आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 51 आएगा। आगे बढ़े, चल अच्छा याद रखिएगा अगर ये 100 है तो 101 टर्म होंगे, तो 101 टर्म में अगर बीच में प्लस है तो समझ जाइए आंसर 51 आएगा, अगर बीच में माइनस होता तो आंसर 50 आता है, मतलब उसी कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितने क्वेश्चन हो गए, पांचवा तो शायद। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा फिफ्थ हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 3x प्लस वाई इंटू द पावर 5 इंटू द पावर 4 ऐसे माइनस 3x माइनस वाई इंटू द पावर 4 इंटू द पावर 5, इसमें कितने टर्म होंगे। इसी प्रकार ऑप्शन है 10, 12, 20, 22 या 21 या 22, जो भी ऑप्शन दिया है इस तरह कुछ ऑप्शन दिए हैं। चलिए बताइए इसमें टोटल कितने टर्म होंगे, ये आपसे पूछ रहा है। अब बताइए इसमें अगर टर्म आपसे पूछ रहा है, देख लीजिए क्वेश्चन, आप ध्यान से देख लीजिए टोटल कितने क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। इसमें आपसे पूछ रहा है टोटल कितने टर्म होंगे, ये पूछ रहा है। तो बताइए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। आप लोग ने इतनी देर में सोच लिया होगा मन ही मन कि ये तो लिखा है 3x प्लस वाई इंटू द पावर 20 और ये बीच में माइनस लगा है, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी प्रकार इसमें 3x माइनस वाई इंटू द पावर कितना हो गया 20 हो जाएगा। अब इसमें टोटल 21 टर्म होंगे और इसमें भी टोटल कितने टर्म होंगे 21 टर्म होंगे, ऐसा होगा क्योंकि पावर 20 है। इसमें सारे के सारे प्लस के होंगे और इसमें क्या होगा कि इसमें 21 में इस वाले में केवल जो 11 पद होंगे और 11 पद प्लस के होंगे और 10 पद माइनस के होंगे, क्योंकि 20 होता तो 10 प्लस के और 10 माइनस के होते हैं, लेकिन 21 है एक ज्यादा है तो एक जो रिपीट होगा वो प्लस वाला हो जाएगा, तो 11 प्लस के 10 माइनस के। इसमें सारे प्लस के जो 11 कह रहा है ना 135 टर्म वाले को, इसमें वो भी प्लस के होंगे, जो 10 है वो भी प्लस के होंगे, लेकिन इस बार बीच में क्या लगा है माइनस। तो माइनस बीच में लगने से क्या होगा, इसके जो प्लस वाले हैं क्योंकि यहां माइनस लगा है नहीं, तो जो 21 पद लिखोगे उस सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे कि नहीं, सभी के साइन, क्योंकि बीच में माइनस लगा है। तो ये जो 11 है इस बार वो 11 पद माइनस के बन गए और 10 पद प्लस के, लेकिन इसमें सारे तो प्लस के ही हैं, इसमें सारे प्लस के बने रहेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस बार होगा क्या, ये जो 11 टर्म है माइनस के इधर इधर प्लस के, तो ये वाले 11 कैंसिल हो गए कि नहीं। अब बचे कितने, इधर 10 टर्म प्लस के, इधर 10 टर्म प्लस के, लेकिन जो ये टर्म देगा भाई ये टर्म देगा, दोनों सेम होंगे तो 2 टाइम्स हो जाएंगे, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया। तो इसमें आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, केवल 10 आएगा। ये मत सोचिएगा 10 प्लस 10 20 हो जाएंगे, क्योंकि जो टर्म यहाँ है वही टर्म यहाँ आएगा, सेम है, क्योंकि जो ये लिखा है ये लिखा है, केवल प्लस माइनस का फर्क होता है। कभी एक में प्लस दिखेगा एक जगह माइनस दिखेगा, बीच में ध्यान रखिएगा कभी प्लस कभी माइनस दिखता है। एक हमने आपको प्लस का क्वेश्चन करा दिया, एक माइनस का, तो इसका जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्योंकि फिर सेम है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा तो टर्म तो 10 ही बचेंगे टोटल, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा 10। ये चीज क्लियर हुआ। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 7 में, ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। चलिए ये दोनों क्वेश्चन टर्म के हो गए। अच्छा हमने जो पावर लिखी तो वो 20 थी, 5 इंटू 4 20। अगर 20 की जगह मान लीजिए जैसे पिछले क्वेश्चन में भी 100 लिखा था, पावर कितनी थी 100, इस बार कितना था पावर टोटल 20। अगर 20 की जगह
पावर 21 होता तो क्वेश्चन और भी आसान हो जाता। 21 होता तो टर्म कितने आते हैं, 22 टर्म होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो 11 प्लस के 11 माइनस के, फिर आप सीधे सीधे कह देते हैं, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना फिर। ठीक है, इसीलिए हमने 20 वाला करा दिया। 21 वाला उससे भी आसान है, वो आप अपने मन से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कितने होंगे, 6 हो गए आई थिंक। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन x प्लस 1/2x इंटू द पावर n, क्या बोला हमने, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म कि जो कोफिशिएंट का रेशियो है वो 1/2 है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 12, 13, 14, 15 ये ऑप्शन दिया है। देख लीजिए क्वेश्चन ध्यान से। क्वेश्चन में कह रहा है जो x प्लस 1/2x इंटू द पावर n को एक्सपैंड करेंगे, तो एक्सपैंड करने के बाद जो उसका थर्ड टर्म का कोफिशिएंट और फोर्थ टर्म का जो कोफिशिएंट होगा उसका जो रेशियो है वो 1/2 होगा। ये क्वेश्चन में कह रहा है रेशियो 1:2 है, 1:2 है, यानी कि 1/2 इस तरह से लिखती है। तीसरे और चौथे टर्म के कोफिशिएंट का रेशियो बता रहा है, तो n की वैल्यू कितनी होगी आपसे ये पूछ रहा है। क्वेश्चन आई होप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखते हैं थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या होगा, एनसीआर होता है तो क्या लिखेंगे, एनसीआर, आर की जगह कितना लिखेंगे, इससे एक कम, 3 है तो कितना लिखेंगे, 2। फिर पहला वाला x की पावर क्या आता है, कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें कोफिशिएंट लिखना है। 1/2x में हम लोग कितना लिखेंगे, 1/2, x से कोई मतलब नहीं क्योंकि वो कोफिशिएंट में नहीं आता, वो वेरिएबल है। तो कोफिशिएंट लिखेंगे तो एक तो NC2 तो लिखना ही था कोफिशिएंट में, यहाँ x है, ये 1/x ये सब नहीं लिखेंगे, केवल 1/2। तो सेकंड जो टर्म होता है जैसे 1/2x था उसकी पावर क्या लिखते हैं, नीचे वाला 2, तो यहाँ 2 ही लिखते हैं, लेकिन x को हम लोग नहीं लिखेंगे। थर्ड टर्म क्या है, NC, फोर्थ टर्म के लिए NC3। पहले वाले की पावर इसमें भी लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे x की पावर n-3 लिखना चाहिए, लेकिन कोफिशिएंट की बात कर रहा है तो x नहीं। दूसरा वाला पूरा 1/2x की पावर क्या आएगा, नीचे वाला 3, लेकिन 1/2x में केवल 1/2 लिखेंगे, x से कोई मतलब नहीं, पावर क्या नीचे, इज इक्वल टू कितना, 1/2। क्लियर है। अब हम पूरा ये उठा के उधर ले जाते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, NC2 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए NC2 को कैसे लिख सकते हैं बताइए। NC2 को n-1/2 इंटू 1, ये लिखा है NC2, बताया था अभी n मतलब नीचे 2 इंटू 1 लिख दीजिए, फिर एक एक कम करते हुए लिख दीजिए, n-1 इंटू कितना, 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर लिख दीजिए, कोई दिक्कत, इज इक्वल टू, अब इसको उधर लिए जा रहे हैं तो NC3 इंटू 1/2 का होल क्यूब आ जाएगा, 1/2 का क्यूब, और ये भी तो 1/2 है, इंटू करेंगे तो एक और इंटू हो गया, ये 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 है, 3 बार इंटू है, ये एक बार और हो गया, तो टोटल 4 बार हो गया। तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 1/2 इंटू द पावर 4 होगा, लेकिन NC3 को हम पहले लिख रहे हैं। अब NC3 ये पूरा उठ के उधर चला गया है, NC3 कितना आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 पहले ही नीचे लिख दीजिए, और n की जगह क्या लिखेंगे, n-1 n-2, ऐसा लिखना आपको आना चाहिए। और ये हम डिजिट में बता चुके हैं कि नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख दीजिए, 1 तक करते जाइए, और ऊपर 3 कम कर दिए, मतलब n, फिर उससे एक कम करिए n से, तो n-1, फिर एक कम करिए n-2। यहीं तक क्यों लिखा है, n-3 क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि नीचे 3 टर्म थे इसलिए ऊपर भी 3 टर्म आएंगे। 1/2 की पावर 4, जी क्लियर हुआ इतना। अब हम क्वेश्चन रब कर रहे हैं क्योंकि ऊपर लिखना पड़ेगा हमें, क्वेश्चन रब कर रहे हैं, ये क्वेश्चन रब कर दिया, n की वैल्यू पूछ रहा था, ये लिखा रह रहा है। अब इसके बाद हम ऊपर लिख रहे हैं, ये भी रब कर दें, इसका भी कोई यूज नहीं, आप देख चुके ध्यान से, इसको भी कर रहे हैं। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे सिंपल, n से n कैंसिल कर दीजिए, n-1 से n-1 कैंसिल कर दीजिए, 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, पूरा 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कैंसिल, 1/2 का होल स्क्वायर से 1/2 का होल पावर 4 अगर कैंसिल करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर उधर बचेगा कि नहीं बचेगा, या एक काम करिए 1/2 का स्क्वायर कैंसिल ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 1/2 का स्क्वायर से 1/2 की पावर 4 कैंसिल करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर बचेगा कि नहीं यहाँ, ठीक है। अब यहाँ तो सब कैंसिल हो गया, अब यहाँ केवल n-2 और यहाँ 3 बच रहा है,
तो ठीक है, यहाँ कुछ नहीं बचा, कितना बचा n-2, यहाँ कितना बचा नीचे 3, और यहाँ क्या बचा 1/2 का स्क्वायर, इतना बचा। देख ध्यान से, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, यहाँ जो बचा लिख दिया, n-2/3 बचा, 1/2 का स्क्वायर बचा, लिख दिया। अब ये 3 है, ये 4 है, ये 1/2 का मतलब 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, तो 1/4 का मतलब 1/4, ये 4 × 3 12, 4 × 3 12, तो 12 इधर ले आओ, n-2, 2 इधर और ले आओ 14, बस यही आंसर आ गया। आपसे n पूछ रहा था तो n = कितना हो गया 14, ये आपका आंसर। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बस r+1 टर्म लिखना, ये अच्छे से आना चाहिए। कहाँ कोफिशिएंट कह रहा है, कहाँ क्या कह रहा है, ये चीज अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट, कितने क्वेश्चन हो गए, 3 3 6 1 7, 7 क्वेश्चन बता चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, 8वें क्वेश्चन, इसको रब कर दे। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं क्या है। बड़े ध्यान से समझिएगा, बाइनोमियल थ्योरम एक कठिन टॉपिक, डिफिकल्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। √x - √y × द पावर 17 कह रहा है, इसके एक्सपेंशन में 16 टर्म क्या होगा। इसमें भी 4 ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे लिख सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग खुद ही सॉल्व कर लेंगे, ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, लिख देते हैं। कई लोगों के मन में आ रहा होगा सभी में लिखा, इस बार क्यों नहीं लिखते। 136xy × द पावर 7, 136xy - 136xy × द पावर 15/2 - 136xy स्क्वायर। क्लियर? ये 4 ऑप्शन है। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कह रहा 16 टर्म, तो 16 टर्म को हम लोग को पता है 15 + 1 लिखो, या फिर हमें डायरेक्ट लिखना आ गया, हमने बताया था आपको। NCR, n क्या है 17C, लेकिन R में पूरा पूरा ये नहीं लिखेंगे, इससे एक कम लिखेंगे, क्या लिखेंगे 15, बताया था अभी आपको। पहले वाले की पावर यानी √x, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2। सेकंड वाले में पूरा पूरा प्लस है, माइनस है, जो होगा वो लेके चलेंगे, माइनस है तो माइनस, नीचे वाला 15। पावर ऑड है, इसलिए आंसर जो आएगा माइनस में आएगा पहली बार। 17C 15 को 17C 2 लिख सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस 2, 17C 15 को 17C 2 बताया। 17C 15 को 17C 2 लिख सकते हैं कि नहीं, इन दोनों का डिफरेंस 2, तो 2 लिख दो, ताकि इन दोनों का सम 17 बन जाए। क्लियर? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये माइनस है, पावर ऑड है, इसलिए ये माइनस हम पहले ही लिख दे, लगा दिया माइनस, क्यों, क्योंकि ऑड है पावर। अब √x है तो x की पावर 1/2 है, पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो गया, तो एक तरह से √x का होल स्क्वायर, चाहे आप डायरेक्ट समझिए x होता है, चाहिए कहिए x की पावर 1/2 था, पावर के ऊपर पावर था तो मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, तो x की पावर 1 x हो गया। इसी प्रकार इसमें y की पावर 1/2 है, पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई, तो y की पावर 15/2। ये बात क्लियर हुई, ये y की पावर 1/2 है, ये वाला माइनस पहले ही लगा दिया, तो y की पावर 1/2 है, पावर में 15 है, तो 15/2 हो जाएगा। अब ये देखिए, जो हमारा आंसर आएगा पहली बात माइनस में आएगा, तो यानी कि C ऑप्शन होगा या फिर D ऑप्शन होगा। दूसरी बात, x की पावर से हम लोग जज कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसका जो आंसर आएगा वो C आएगा। क्लियर है कि नहीं? इसीलिए हम ऑप्शन नहीं लिख रहे थे, आपका यही आंसर आ जाता, आप 17C2 को और सॉल्व कर लेते। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके उसमें जो क्वेश्चन आएंगे उसमें सभी में ऑप्शन दिए रहते हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बस 2 लाइन लिखेंगे, आपको यही समझ में आएगा कि आंसर माइनस में आएगा, यानी कि C या D में आंसर है। और ये पावर से भी समझ में आ रहा है कि x और y की पावर 15/2 केवल एक ऐसा ऑप्शन है, ये वाला। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करते हैं 17C को, 17 × 16 ऊपर लिखेंगे, नीचे 2 × 1 लिखेंगे, 2 से 16 कैंसिल हो गया, 8 17 × 8 136 होता है, तो ये 136 है, तो वही आंसर है। देखिए C ऑप्शन में -136xy × द पावर 15/2। क्लियर हुई बात? आगे बढ़े तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन से तुरंत जज कर लेंगे। मान लीजिए ऑप्शन में एक प्लस वाला भी 136xy की पावर 15/2 देता, ठीक है, तो क्या करते हैं, तो माइनस से ही जज करते हैं कि भाई माइनस है,
वैसे तो केवल पावर से हम लोग जज कर सकते हैं, केवल एक ही में ऐसा ऑप्शन है जिसमें पावर में ऐसा दिया हुआ है। जो भी है ऑप्शन जैसा देगा उस तरह से जज कर लेंगे हम लोग। पूरा भी सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ 2r प्लस थर्ड टर्म and r minus 1th term in the expansion of 1 plus x into the power 15, 1 plus x into the power 15 r equal, then r is equal to, यानी कि कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ, हम कोएफिशिएंट नहीं लिख रहे हैं, केवल टर्म लिखना है। कह रहा है इसका कोएफिशिएंट और r माइनस 1th टर्म का कोएफिशिएंट इक्वल है, तो r की वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। ये आपसे पूछा क्वेश्चन, देखिए कितना बेहतरीन। कह रहा है कि 1 प्लस एक्स इंटू द पावर 15 को एक्सपेंड करने पर 2r प्लस थर्ड टर्म और r माइनस 1 टर्म के कोएफिशिएंट इक्वल हैं, तो r की वैल्यू क्या होगी? क्या इक्वल है? कोएफिशिएंट, यानी कि गुणांक इक्वल हैं। गुणांक, कोएफिशिएंट मतलब गुणांक। तो कोएफिशिएंट जब भी कहेगा तो हम छोटा सा c पहले लगा लिया करेंगे, क्यों पूरा पूरा लिखें कोएफिशिएंट ऑफ। तो यहाँ पर 15c कोएफिशिएंट में 15c r की जगह क्या लिखेंगे? इससे एक कम लिखते हैं, अगर 5 होता तो 4 लिखते हैं, 4 होता तो 3 लिखते हैं, याद है? इससे एक कम लिखो, 2r प्लस 2, एक कम लिख दिया, एक माइनस कर दिया करो, बस एक कम कर दिया करो, एक कम करेंगे ये आएगा। फिर आगे 1 की पावर कुछ भी हो, 1 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और x से हमें कोई मतलब नहीं, क्यों? क्योंकि कोएफिशिएंट दिया है। इसी प्रकार इसमें भी NCR यानी कि 15c r इससे एक कम लिखो, r माइनस 1 से एक कम करो, एक कम और कर दो इसमें, तो r माइनस 2 हो जाएगा, बस इसमें एक कम कर दिया करो, यहाँ पर माइनस 1 लगा दिया करो, वही लिख दिया करो इनके पैरों में, ठीक है? तो माइनस 1 किया तो माइनस 2 होगा। 1 की आगे क्या होता है? 1 की पावर, इन दोनों का डिफरेंस पहले वाले की पावर होता है कि नहीं? लेकिन 1 से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि इनटू 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। और x की पावर क्या है? इससे हमें वास्तव में कोई मतलब नहीं, क्यों? क्योंकि केवल कोएफिशिएंट लिखना है। अब ये बन गया। अब हमें r की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग ने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ऊपर नंबर सेम हो, इक्वल का साइन हो, तो ये नीचे वालों का सम क्या करते हैं? n के बराबर, यानी 15 के बराबर। तो इस तरह का जब भी आपको दिखे तो एक कॉन्सेप्ट हमने बताया था, उसको याद रखिएगा, जो इन दोनों का सम होगा वो किसके इक्वल होगा? 15 के इक्वल। तो 2r प्लस 2 r माइनस 2, इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल होगा? 15 के इक्वल। बस r आ जाएगा, 2r प्लस r 3r हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 15 हो गया, तो r इज इक्वल टू 5 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपसे पूछ रहा था, आंसर कितना हो गया? 5। क्लियर? बढ़िया क्वेश्चन, मस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार बोल रहे हैं, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं अक्सर इस तरह से घुमा फिरा के आपसे पूछते रहते हैं। बस आप इतने क्वेश्चन अच्छे से याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, आपके आने वाले एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कितने हो गए क्वेश्चन? 8 हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 हो गए, ये 9th क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा क्वेश्चन था? 9th। ये हो गया, ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। If the third term of the binomial expansion 1 plus x into the power m is, कौन सा टर्म? थर्ड टर्म, यानी कि t3 इज इक्वल टू दिया है माइनस 1/8 एक्स स्क्वायर। तो m की वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछ रहा हूँ। ऑप्शन है 1/2, 1/3, 2, 3। ये m की वैल्यू। हाँ फ्रैक्शन हो सकती है, क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ पर निगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 तो होता ही है। अब ये जो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको एक्सपेंड करने पर जो इसका थर्ड टर्म होगा, जो तीसरा पद होगा, जब भी बाइनोमियल क्वेश्चन होए, बाइनोमियल थ्योरम को क्वेश्चन आएगा, लैंग्वेज में आएगा, बड़े ध्यान से पढ़िएगा और लैंग्वेज से इस तरह से एक्सप्रेशन में जो भी बन रहा हो उसमें चेंज कर लीजिएगा, फिर जो दिया हो उसका फार्मूला लगाइएगा, बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, बाइनोमियल से डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, याद रखिएगा। चलिए बड़े पेशेंस के साथ सॉल्व करेंगे। T3 थर्ड टर्म, यानी कि NCR होता है, लेकिन n की जगह क्या है इस बार? m है, तो हम लोग कितना लिखेंगे इसको? MCR। r की जगह बताया इससे एक कम लिखा करो, यानी कि 3 है तो कितना लिखेंगे? 2। क्लियर है?
NC2 नहीं लिखा क्योंकि यहाँ m था, पहले वाले की पावर यानी कि 1 की पावर। अब 1 की पावर इन दोनों का डिफरेंस लिखा जाता है, वैसे पहले वाले की पावर क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस होता है, m-2 आना चाहिए, लेकिन 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड है x, सेकंड कितना है x, तो x की पावर कितना होगा, नीचे वाला इनके पैरों वाला, जो सेकंड टर्म होता है उसमें क्या आता है, पैरों वाला 2, तो 2 लिख दो, इज इक्वल टू -1/8 x²। हमें क्या चाहिए, m की वैल्यू, तो x² तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लाओ रेड पेन से कैंसिल करें, ये लो x² कैंसिल हो गया। अब MC2 -1/8 के इक्वल है, इसको सॉल्व करना हम लोग, चलो इसको सॉल्व करते हैं। MC2 को लिखने का तरीका हमने क्या बताया, नीचे 2 है तो 2 × 1 लिख दो, ऊपर भी 2 नंबर क्योंकि नीचे 2 नंबर लिखे, वो कौन से ऊपर 2 नंबर होंगे, m है, तो m से कहानी स्टार्ट करो, बस एक कम करते करते लिखते जाओ, तो केवल m और m-, ठीक है, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा और m का मल्टीप्लाई कर दो, तो m² माइनस m, 2 और 8 कैंसिल हो गया तो -1/4, 2 और 8 कैंसिल हो गया तो 4 आ जाएगा यहाँ पर, तो -1/4, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4m² माइनस 4m इज इक्वल टू -1, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ गया। अब ये -1 को इधर ले आइए तो +1 हो जाएगा, क्लियर, क्या बोला, -1 को इधर ले आइए तो +1 बन जाएगा, ले आइए, तो बन गया 4m² माइनस 4m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये आपको ध्यान से देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है, आपको दिख रहा है ये किसका होल स्क्वायर है, 2m - 1 का होल स्क्वायर है कि नहीं, तो ये 2m का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, बीच में माइनस है, और 2m × 1 आपको दिख रहा है, यानी कि किसका होल स्क्वायर है, 2m - 1 को, ये आपको पहचानना होगा। तो 2m - 1 का होल स्क्वायर कितना है, 0 दिया है, 0, तो 2m - 1 भी कितना हो गया, 0 हो गया, तो आपको समझ में आ रहा होगा 2m 1 है तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, बस यही आपसे पूछ रहा है। मतलब ये आपका मेन है कि आपने इस तरह से लिख लिया, फिर इसको आप किसी भी तरीके से सॉल्व करो, 4 का वैसे इसी तरह सॉल्व करोगे, 4 का मल्टीप्लाई करोगे, -1 इधर ले आओगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगी, 2m - 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है तो होल स्क्वायर लिख दो, यहीं से दिख जाएगा, 2m - 1 0 हो जाएगा, तो m 1/2 आ जाएगा, तो बस आपका आंसर कितना आ गया, m की वैल्यू 1/2, तो यानी पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही, क्लियर हुआ। तो m क्या 1/2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये मत सोचिए कि 1/2 नहीं हो सकता, 2 या 3 में ही आंसर होगा, ऐसा नहीं है, माइनस में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जब उसे एक्सपेंड करेंगे तो थर्ड टर्म -1/8 x² ही आएगा, कब, जब m की वैल्यू 1/2 सॉल्व किया, इससे पता चला है, ठीक है, क्लियर, सॉल्व इसी तरीके से करते हैं, बिल्कुल बाइनोमियल एक्सपेंशन इसी तरह से बनेगा जो होता है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 10 क्वेश्चन आपने डिस्कस किया, 2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, 2 क्वेश्चन, चलिए जल्दी से और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x into the power 7 and x into the power 8 in 2 plus x/3 into the power n are equal, क्या कहा कि इसके एक्सपेंशन में जो x into the power 7 और x into the power 8 के कोएफिशिएंट हैं, अब इसको कैसे लिखें, पूरा लिखना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x into the power 7 and कोएफिशिएंट ऑफ x into the power 8, समझ में आ गया, x into the power 7 का गुणांक और x into the power 8 का गुणांक बराबर है, तो n की वैल्यू क्या होगी आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा, ऑप्शन है 15, 11, 22, 55, ये 4 ऑप्शन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस तरह क्वेश्चन मिलते जुलते आते रहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है x into the power 7 का गुणांक और x into the power 8 का गुणांक बराबर है, अब हमें कैसे पता चलेगा x into the power 7 x into the power 8 किस टर्म में आएगा, इस बार टर्म नहीं दिया, अभी तक टर्म दिया जाता था सीधा सीधा लिख देते थे टर्म पर, जब टर्म ना दिया जाए तो हम लोग r+1 टर्म लिखें, कहां शुरू करेंगे कहानी इसकी, r+1 से, यानी जब टर्म नहीं दिया जाए तो अपने मन से मान लेंगे कि r+1 टर्म में ऐसा होगा, ठीक है,
अब r प्लस वन टर्म क्या लिखेंगे, NCR लिखेंगे कि नहीं, NCR, इससे एक कम करेंगे तो r ही तो आएगा, डायरेक्ट फार्मूला होता है ये तो। पहले वाले की पावर 2 इंटू द पावर कितना लिखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस n माइनस r। दूसरा क्या है, x बाई 3 इंटू द पावर, दूसरे की पावर कितना, x बाई 3 की पावर क्या लिखते हैं, इसके पैरों वाला, यानी क्या। अब ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ध्यान से, उसमें देखो ये भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है और ये 3 भी कांस्टेंट है, केवल x की पावर r जो लिखा है वो अलग है कि नहीं। अब क्वेश्चन में जो कह रहा है उसको पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहा है कि x इंटू द पावर 7 का गुणांक और x इंटू द पावर 8 का गुणांक, यानी कोफिशिएंट ऑफ x इंटू द पावर 7 एंड कोफिशिएंट ऑफ x इंटू द पावर 8, ये दोनों इक्वल है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। यानी कि x इंटू द पावर 7 का जो गुणांक होगा, तो r को मैं 7 मानेंगे तो x इंटू द पावर 7 का गुणांक ये आ जाएगा कि नहीं। r को क्या लिख दें, 7। तो अगर हमने r को 7 मान लिया, क्या माना, r को 7, तो x इंटू द पावर 7 का जो कोफिशिएंट होगा ये बचा वाला आ जाएगा कि नहीं, लिख लेते हैं उसे। r को 7 क्या लिया, r इज इक्वल टू 7, तो x इंटू द पावर 7 आ गया, उसका कोफिशिएंट ये हो गया, क्या लिखूं, NC7 2 की पावर n माइनस r, r की जगह 7, यहाँ भी r की जगह 7, यहाँ भी r, x इंटू द पावर 7 बन जाएगा, और उसी का गुणांक लिख रहे हैं तो गुणांक बचा हुआ लिखेंगे, नीचे कितना आया 1 बाई 3 इंटू पावर 7, x की पावर 7 लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि x की पावर जो 7 है उसका गुणांक लिखना था, क्वेश्चन में यही कह रहा था x की पावर 7 का गुणांक। आगे, और x की पावर 8 का गुणांक बराबर है, तो इस बार हम r को 8 लिख दें, तो x की पावर 8 का गुणांक ये आ जाएगा, तो इस बार क्या लिखेंगे, r इज इक्वल टू 8, तो r इज इक्वल टू 8 लिखो, तो NC 8 2 की पावर n माइनस 8, r को क्या लिखना है 8, x की पावर 8 लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि कोफिशिएंट बराबर है, क्वेश्चन में कह रहा है केवल कोफिशिएंट को बराबर करना है, तो x की पावर 8 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे जो 1/3 की पावर 8 है उसको लिखना पड़ेगा, पावर क्या है 8, 3, क्लियर है इतना कि नहीं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इससे हम लोग n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो चलिए कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। अब इसको चलिए ब्लू पेन से सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अब NC7 को अगर हम अपने फार्मूले के अकॉर्डिंग, जो हमने शॉर्टकट बताया था उस फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो नीचे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1 7 टर्म लिखना पड़ेगा, इसमें नीचे 8 टर्म लिखना पड़ेगा। भाई इतनी तो हिम्मत नहीं, ऊपर भी फिर n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 7 n माइनस 7 तक लिखना पड़ेगा ऊपर भी 8 टर्म, क्योंकि नीचे 8 टर्म, इतनी हिम्मत नहीं है। इसको भाई नॉर्मल फार्मूला लगाते हैं, तो नॉर्मल फार्मूला क्या होगा, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस 7 इंटू फैक्टोरियल 7, यही फार्मूला होता है, फैक्टोरियल n इन दोनों का डिफरेंस, फैक्टोरियल n माइनस 7 इंटू फैक्टोरियल n होता है। ये क्या लिखा है, 2 की पावर n बाई 2 की पावर 7 लिखा है, 2 की पावर n और अपॉन में 2 की पावर 7, यही तो लिखा हुआ है। ये क्या है, इंटू 1/3 की पावर 7 इज इक्वल टू NC8 को भी फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखो, फैक्टोरियल n इन दोनों का डिफरेंस, फैक्टोरियल n माइनस 8 और नीचे वाला फैक्टोरियल, जैसा NCR होता है वैसे ये लिखते होता है, NCR परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा, 2 की पावर n नीचे 2 की पावर 8, 2 की पावर n बाई 2 की पावर 8 इंटू 1/3 की पावर, क्लियर हो गया। अब इसमें काटापुटी करो, काटापुटी करने का मतलब जो जो कैंसिल हो रहा है आप पहले ध्यान से देख लो, फिर हम कैंसिल कर रहे हैं, आप पहले ध्यान से देख लो, मनी मन सोच लो क्या क्या कैंसिल हो सकते हैं, फिर हम कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करें, क्या क्या कैंसिल हो सकते हैं देखें, देखा जाए। ठीक, देखो देखो ध्यान से कर रहे हैं कैंसिल, देखो फैक्टोरियल n 2 की पावर n 2 की पावर, ऊपर वाला सब कैंसिल, केवल नीचे वाला बचेगा। अब 2 की पावर 7 को 2 की पावर 8 से कैंसिल करेंगे तो केवल 2 बचेगा, सोच लो, 2 की पावर 7 है और वो 2 की पावर 8 है, जब कैंसिल करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार है, 7 बार, और 2 इंटू 2 कितने हैं, 8 बार, तो 7 बार कैंसिल हो जाएगा, एक बार बचेगा कि नहीं। इसी प्रकार 3 की पावर 7 का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितने बार, 7 बार,
और 3 इंटू द पावर 8 का क्या मतलब होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितने बार? 8 बार। तो 7 बार तो कैंसिल हो गया, एक बार बचेगा कि नहीं बचेगा? तो बस 7 बार कैंसिल हो जाएगा, एक बार बचेगा। ये तो कैंसिल। इन दोनों में भी कुछ कैंसिल करो। फैक्टोरियल में जब 8 बाहर आएगा, जो बड़ा होता है उसको निकालो। इसमें ये बड़ा है, 8 और 7 में कौन बड़ा है? 8 बड़ा है। 8 बाहर आएगा तो फैक्टोरियल में कोई भी नंबर बाहर आता है तो अंदर एक कम बचता है कि नहीं बचता है? तो 8 बाहर आया तो 8 में एक कम 7, यानी फैक्टोरियल 7 बचेगा कि नहीं? तो इस 8 फैक्टोरियल को 8 इंटू फैक्टोरियल 7 लिखो और फिर फैक्टोरियल 7 से कैंसिल करो। ये बात हम अभी लिख के बता रहे हैं। इसी प्रकार इसमें भी n-7 बड़ा है कि n-8? ध्यान से समझिएगा। n-7 बड़ा है कि n-8? इसको पहचानने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, n को कोई नंबर मान लेते हैं जो कि 7 8 से बड़ा है। मान लो 10, मान लीजिए अभी 10। तो ये क्या है? फैक्टोरियल 3। और ये क्या है? फैक्टोरियल 2। तो ये बड़ा हुआ ना 3 वाला, ये छोटा है, 2 छोटा है, 3 बड़ा है, यानी कि ये बड़ा है। ये तो समझ में आ गया। जो बड़ा होता है उससे बाहर, उसको बाहर निकालते हैं। तो यानी कि इससे n-7 बाहर निकालो तो बचेगा क्या? एक कम बचेगा, एक कम कर दो तो n-8। तो n-8 फैक्टोरियल n-8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो केवल n-7 बचा कि नहीं? तो इस प्रकार से ये दोनों को हम बचा के लिखने वाले हैं। ठीक है, कहाँ लिखे? ऊपर लिखे। ऊपर सब रफ कर रहे हैं क्योंकि इतना हम समझ चुके। इसको रफ कर रहे हैं, हमें n चाहिए केवल। इन सबको रफ कर दिया, सब कैंसिल कर चुके जितना कैंसिल। अच्छा, एक चीज और इसको लिखने के लिए हम बता रहे हैं, ध्यान से देख लो। इसमें जो है ऊपर वाले सारे कैंसिल हो गए थे, तो हम एक काम करें, नीचे वाले को इसके बराबर किए दे रहे हैं। दो तरीका है, या फिर इसको ऊपर ले आओ, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरह इसको उधर ले आओ, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे लिख देना, वैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत। इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले, या कह दो ऊपर वाले कैंसिल हो गए, नीचे वाले आपस में बराबर होंगे, ऐसे लिख दो। तो नीचे वाले आपस में बराबर लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखें? n-7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n-8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 3, यानी कि डायरेक्ट लिख देना इंटू 6। क्लियर? इंटू क्या लिख दिया? 6। 2 इंटू 3 6। हमने समझाने के लिए ये लाइन लिखी, आप यहीं पर कैंसिल कर सकते हैं। फालतू में 2 लाइन लिख रहे हैं केवल समझाने के लिए, आप यहीं पर कैंसिल कर देते जो हमने समझाया था। ऐसे करके जो बचता वो यहीं पर लिख देते, फिर बराबर करके लिख देते। लेकिन फिर भी हम समझाने के लिए 2 लाइन एक्स्ट्रा लिख रहे हैं। आपको इतना सारा नहीं लिखना होता, आप वहीं पर कैंसिल करिए, वहीं पर आंसर निकालिए। 2 लाइन में आंसर आ रहा और अच्छी बात है, 1 लाइन में आंसर आ रहा और भी अच्छी बात। ठीक है, हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए कि पता चले आंसर ही गलत टिक कर दें सेकंड में। अब देखिए यहाँ पर n-7 बाहर निकालेंगे, क्योंकि अभी भी समझाया था n-7 बड़ा है। इसमें से n-7 बाहर आएगा तो फैक्टोरियल के अंदर कितना बचेगा? n-8। कितना बचा? n-8 फैक्टोरियल, ये n-8 फैक्टोरियल, और इधर 7 फैक्टोरियल बना रहे हैं। तो अब इज इक्वल टू आ जाओ, n-8 फैक्टोरियल लिखा रहे हैं तो ये तो कैंसिल होने वाला है बेचारा इससे। इंटू 8 फैक्टोरियल में हमने क्या बताया था कि इन दोनों में 8 बड़ा है, तो 8 को बाहर निकालो, 8 को बाहर निकाल लो, बचा क्या? 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल लिखा है, या फैक्टोरियल 7 वैसे भी लिख सकते हो, इंटू क्या है? 6 लिख। तो अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखो ध्यान से। 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहीं पर कैंसिल कर सकते थे आप। 8 बाहर आया, 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो केवल 8 बचा, ऐसे बोल सकते थे। n-7 बार आया तो n-8 फैक्टोरियल बचेगा, तो कैंसिल हो गया, ऐसे बोल सकते थे आप। हमने आपको पूरा एक एक लिख के बता दिया। ठीक है, ये 2 लाइन आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप यहीं पर कैंसिल करके डायरेक्ट लिखने के बाद जो लाइन हम लिखने वाले हैं वो आप लिख सकते थे। क्या बचा? n-7। तो यहां लिखिए n-7, और यहां जो बच रहा है 8 ये बच रहा, 6 ये बच रहा, 8 6 48। n इज इक्वल टू कितना आ गया? 848, और 7 उधर जाएगा तो प्लस का हो गया 48 प्लस 7 कितना हो गया? 55। बस यही आपका आंसर हो गया, यानी क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग पूरा इस क्वेश्चन को उस तरह से करेंगे, इधर लाएंगे, फिर इस तरह से करेंगे। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया? 55। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मिडिल टर्म का क्वेश्चन है। मिडिल टर्म आपको पता होना चाहिए।
अच्छा, मिडिल टर्म क्या होता है ये सब आपको पता है? देखिए थोड़ा सा मिडिल टर्म के बारे में समझते हैं। किसके बारे में समझते हैं? मिडिल टर्म। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पर कोई 5 लिखता है पावर में या 4 लिखता है a प्लस बी इंटू द पावर 4, एक सिंपल सी बात समझिए, तो इसमें टर्म कितने होते हैं? 5। कितने टर्म हुए? 5 टर्म। जब 5 टर्म होंगे, समझिएगा मिडिल टर्म के बारे में, जब 5 टर्म होंगे तो इसका मतलब होता है कि फिफ्थ टर्म हो गए, 5 टर्म हो गए सीरीज में। तो बताइए 1 2 3 4 5, तो बीच में एक ही नंबर मिला कि नहीं? तो एक टर्म होता है। अगर a प्लस बी इंटू द पावर 5 होता तो कितने टर्म होते हैं? 6 टर्म। 6 टर्म, 1 2 3 4 5 6। तो मिडिल टर्म आपको कितने दिखना है इस बार? 2। ये क्या बात हुई? हाँ, मिडिल टर्म 2 दिख रहे हैं क्योंकि मिडिल में कुछ है नहीं, 3 इधर हो जाता, 3 इधर तो कुछ बचता नहीं, इसलिए हम लोग को कहना पड़ा है मिडिल टर्म कितने हो गए? 2। इसमें मिडिल मध्य पद कितना है? एक ही है, क्योंकि 5 थे तो बीच में आ गया है। तो इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे समझे कि अगर ये इवन है, अगर ये इवन है तो हमें एक ही टर्म मिलेगा मिडिल टर्म, और अगर ये ऑड है तो कितने मिलते हैं? 2। वो 2 होते कौन से? वो एक होता कौन सा है? क्या 4 का आधा 2? नहीं, ये गलती मत करिएगा। 4 जो लिखा है ये मत सोचिएगा कि 4 लिखा है तो पावर है 4, मतलब यहाँ पर तो हमारा 4/2, 4/2 यानी कि ये सेकेंड टर्म हो जाएगा मिडिल टर्म। फर्स्ट सेकेंड क्या सेकेंड टर्म मिडिल टर्म? नहीं, एक ज्यादा होता है। क्या होता है? एक ज्यादा, सेकेंड प्लस 1 यानी थर्ड टर्म। तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, जो टर्म होता है मिडिल टर्म वो कौन सा होता है? यहाँ पर n/2 प्लस 1, ये वाला जो टर्म होगा वो मिडिल टर्म होगा। मिडिल टर्म कौन सा होगा? n/2 प्लस 1। इसी प्रकार इसमें यहाँ पर 2 अगर ऑड है तो कितने मिडिल टर्म होंगे? 2। वो कौन से होंगे देखिएगा, एक तो 5 का आधा नहीं होता है, 5 का हाफ होता है नहीं, तो क्या करते हैं 5 का एक जोड़ दें, यानी कि 5 एक 6, एक जोड़ दो 6, 6 का आधा कर दो 3, तो देखो थर्ड टर्म है कि नहीं मिडिल टर्म? और कौन सा? फोर्थ, यानी कि उसके बाद वाला। तो यानी कि एक ये मिडिल टर्म हो गया और इसके बाद वाला हो गया। देखो n को 5 लिखे हैं, 5 एक 6/2, 3 आ गया कि नहीं आ गया? तो n प्लस 1/2 यानी कि ऑड है तो एक जोड़ दो तो इवन हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें इवन था तो सीधा सीधा 2 से डिवाइड हो रहा था, तो ये याद रखना अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो सीधा 2 का डिवाइड करो, लेकिन +1 करना मत भूलिएगा। तो +1 ये वाला मिडिल टर्म होगा। 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसमें एक मतलब एक जोड़ दो, तो एक जोड़ देना, फिर 2 से डिवाइड कर देना, कह देना ये वाला मिडिल टर्म होगा। मतलब एक तो ऐड करना ही करना है, चाहे डायरेक्ट ऐड करो, चाहे मतलब n/2 करने के बाद एक ऐड करो, और चाहे कह दो मैं 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो इसी में एक ऐड कर दो, 5 एक 6 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करो तो तीसरा मिडिल। और एक कौन सा होगा? इसमें अगला टर्म जो होगा वो मिडिल होगा, जैसे तीसरा पद मिडिल हो गया, इसके बाद वाला और मिडिल। तो एक तो ये मिडिल टर्म हो गया, एक और होगा, कौन सा होगा? इसमें एक जोड़ो, तो n प्लस 1/2 में जब एक जोड़ेंगे तो n प्लस 2 एलसीएम लेना पड़ेगा, तो n प्लस 1 प्लस 2 ये आ गया कि नहीं? यानी कि n प्लस 3/2 आया कि नहीं? तो एक ये हो जाता है, एक n प्लस 3/2 हो जाता है, ये वाला टर्म। तो ये दोनों मिडिल टर्म होते हैं, एक ये हो जाता है, इसमें एक जोड़ोगे तो देखो हमने एक जोड़ के दिखाया आपको, ये आ जाता है n प्लस 3/2, n प्लस 3। तो इस तरह से याद रखिएगा, अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो n/2 प्लस 1 टर्म मिडिल टर्म हो गया, और अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो n प्लस 1/2 और n प्लस मतलब एक जोड़ना पड़ेगा, 2 से नहीं डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड करोगे, तो एक जोड़ो 2 से डिवाइड करो, फिर 3 जोड़ दो, एक जोड़ो और 3 जोड़ो 2 से डिवाइड, तो ये दोनों मिडिल टर्म आएंगे। ये बात क्लियर है? यानी कि a प्लस सीधे से क्या कंक्लूजन निकला? a प्लस बी इंटू द पावर n में अगर n इवन है, इस सबको हम रख कर रहे हैं, सबको हम रख कर रहे हैं, क्या कंक्लूजन निकला इससे? कि a प्लस बी इंटू द पावर n में, a प्लस बी इंटू द पावर n में यदि n इवन है, n क्या है? इवन है, तो जो मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म, चूंकि n इवन है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर दो, एक ऐड कर दो, बस एक ही मिडिल टर्म होगा। और अगर n ऑड है, n क्या है? ऑड है,
तो जो मिडिल टर्म होंगे वो दो होंगे, वो कौन कौन से होंगे? अगर ऑड है तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 5 है 7 है 9 है, 2 से कहाँ डिवाइड होगा, तो एक ऐड करना पड़ेगा, तो ऑड वन इवन इवन बन जाएगा, फिर 2 से डिवाइड हो गया, तो ये वाला टर्म है और n+3/2 ये वाला टर्म, एक बार +1 एक बार +3/, ये दोनों आपके मिडिल टर्म होंगे। इसका एक और कंक्लूजन समझो, याद रखने का सबसे सिंपल फंडा, मान लो ये भी भूल जाओ, जो मिडिल टर्म होते हैं कौन से होते हैं? मिडिल टर्म होते हैं। मजा नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि पेन मैच कर जाए, फिर समझिएगा, जो मिडिल टर्म होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? n+1/2, n+2/2 और n+3/2, ये तीन मिडिल टर्म होते हैं। अगर n इवन है तो 2 ऐड कर दो तो इवन ही बना रहेगा, 2 से डिवाइड हो गया, और n ऑड है तो एक ऐड करना पड़ेगा या 3 ऐड करना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड होगा, मतलब इवन बन जाएगा। n ऑड है तो ऑड में 1 ऐड करेंगे तो इवन, n में 3 मतलब ऐड करेंगे तो इवन बन जाएगा, तो इवन में 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो मिडिल टर्म जो होते हैं वो n+1/2, n+2/2, n+3/2 होते हैं, ये दोनों साथ में चलते हैं, ये अकेले चलता है। समझ में आ गया? यानी कि n अगर इवन है, इवन अपने आप समझ में आ जाएगा, तो हम लोग चाहे ऐसे लिखें और चाहे इसी में हम लोग 2 से अलग अलग डिवाइड करें, तो n/2 + 2/2 का मतलब 1 हुआ, तो n/2 + 1 दिख रहा है, ये वही तो लिखा है, n/2 + 1, n/2 + 1 ही तो लिखा है, ये दोनों सेम है कि नहीं? तो ये अकेले चलता है, ये दोनों साथ में चलते हैं, याद रहेगा। तो इस तरह से याद रखने का बढ़िया तरीका है मिडिल टर्म के बारे में। जो मिडिल टर्म होता है वो n+1/2, n+2/2, n+3/2 होता है। n इवन है तो ये वाला लगा दो, ऑड है तो ये वाला लगा दो। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब वही हुआ n/2 + 1। तो चाहे ऐसे समझ लो चाहे ऐसे समझ लो, दोनों तरीके में एक मेथड से समझ लो, बस एक मेथड से, दोनों से नहीं, केवल एक मेथड से समझ लो, उससे आपके मिडिल टर्म क्वेश्चन आसानी से। चलिए क्वेश्चन में ध्यान देते हैं, आपको ये बात लिखनी है, लिख लीजिए। हाँ, क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि इफ द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ x² + 1/x into the power n इज, यानी कि मिडिल टर्म को कह रहा है, जो मिडिल टर्म है वो है 924x into the power 6, तो कह रहा है n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, n क्या होगा, 8, 12, 14 या 16। n की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, n कितना होगा, 8 होगा, 12 होगा, 14 होगा या 16 होगा, ये आपसे पूछ रहा है। देख लीजिए क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन देख लीजिए, आपको यही बताना है। क्वेश्चन दिख गया आपको? स्टार्ट करें, क्वेश्चन दिख गया आप लोगों को स्टार्ट किया जाए? ठीक है, तो चलिए मिडिल टर्म। अब देखिए यहां पर आपको करना क्या है मिडिल टर्म में, देखिए अब एक ही अगर मिडिल टर्म दिया है, एक मिडिल टर्म दिया है, तो हमने 3 बताए थे ना, n+1/2, n+2/2, n+3/2, तो अकेले कौन सा चलेगा, बीच वाला, यानी कि n+2/2 वाला। तो n+2/2 का मतलब क्या होता है, n/2 + 1 वाला, याद आया? तो यानी जो मिडिल टर्म होगा वो कौन सा होगा, n प्लस, वो होगा कौन सा टर्म होगा, वो होगा n/2 + 1 टर्म। क्लियर है कि नहीं? या फिर ये लिखिए या ये लिखिए, तो ये दोनों एक ही बात तो है, n/2 + 1। जो मिडिल टर्म होगा वो एक ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में एक दिया है, केवल एक मिडिल टर्म दिया है, तो एक मिडिल टर्म देने का मतलब n इवन होगा, n इवन होगा तो ये वाला फार्मूला लगेगा। जो अकेले होता है, याद रखना, जो अकेले रहता है वो वाला फार्मूला लगा देना। तो कौन सा टर्म होगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में दिया है कि जो मिडिल टर्म है वो ये है, क्वेश्चन में क्या दिया है, जो मिडिल टर्म में ये है, अकेले दिया है, तो अकेला दिया है तो अकेले कौन रहता है, बीच वाला, बीच में ये रहता है, तो वही वाला लिख देना, n/2 + 1 वाला। तो ये आपका आ गया मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म में कितना दिया है, 924
x इंटू द पावर 6। अब ये r प्लस 1 टर्म की जगह है, r की जगह n/2 है, तो लगा दो r प्लस 1 टर्म की तरह लगा दो फार्मूला NCR, लेकिन r क्या है, n/2 है। पहले वाले की पावर यानी कि x स्क्वायर की पावर कितना आएगा, पहले वाले की पावर इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस n/2 है, n माइनस n/2 कितना आया n/2। दूसरे वाले की पावर यानी कि 1/x, इसकी पावर कितना आएगा, नीचे वाला आएगा n/2 आएगा, n/2 लगा दो, इज इक्वल टू कितना है 924x इंटू द पावर 6। अब एक काम करते हैं, इससे हम लोग या फिर इसको 924 के बराबर करो, तो वो सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, हो जाएगा वो भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन वो मुश्किल हो जाएगा। इससे बेटर है कि हम लोग केवल x की पावर को बराबर करके n की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, क्योंकि हम लोग को n ही तो बताना है। तो यहाँ x की पावर कितनी दिख रही, पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो गया, तो x की पावर इधर कितना दिख रहा है, पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई हो गया, केवल n बचा, और नीचे कितना दिख रहा है, इनटू इसमें 1/x इंटू द पावर n/2 दिख रहा है कि नहीं, ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू यहाँ क्या x की पावर 6, यानी कि ये इसके बराबर होगा 924, कांस्टेंट कांस्टेंट के बराबर होगा, x की पावर जो भी है, x की पावर जो भी है उसके बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, ये दोनों बराबर होंगे यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए या फिर ये जो कोफिशिएंट है ये 924 के बराबर कर लो, और या फिर ये वाला x की पावर 6 के बराबर कर दो, तो हमने ये वाला कर लिया, क्यों, आपको भी यही वाला करना है, क्यों, क्योंकि इससे जल्दी आंसर आ जाएगा। बेस सेम है, पावर डिवाइड, मतलब बेस सेम है, डिवाइड है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो गई, तो बताइए x की पावर n माइनस n/2, x की पावर n/2 बचेगा, बेस सेम है, डिवाइड में तो पावर सब्ट्रैक्ट हो गई, तो कितना बचा ये लिखने जा रहे हैं हम लोग, क्या आ गया, x इंटू द पावर n/2, देख लीजिए, इज इक्वल टू कितना आ गया, x की पावर 6, तो n/2 कितना हो गया 6, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 12। चलिए जल्दी से इसे n बराबर कितना हो गया 12, तो आंसर क्या आ गया, यही आपसे पूछ रहा था कि n की वैल्यू कितनी होगी, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 12, क्लियर हुआ, तो ये आपका आंसर, ठीक है। तो बस आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, आज हम लोग को इतना ही रखना था, तो हम लोग ने आज इतना किया, बहुत बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे, बहुत कुछ सीखा, फार्मूला एक ही था, r प्लस 1 था, उस बीच बीच में 2-4 फार्मूले और छोटे छोटे यूज करने पड़े परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के। एनसीआर का डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, हम लोग कैसे शॉर्टकट में लिखते हैं वो हम लोग ने देखा, जैसे 10C2 है डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, फार्मूले से कैसे लिखेंगे, तो ये सारी चीजें आज हम लोग ने इसमें देखा, आज के दिन देखा, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं बाइनोमियल थ्योरम में, और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम लोग आगे करेंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि आपका एंट्रेंस एग्जाम पास में आ रहा है, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आप अच्छे से करके आइएगा, इस तरह के क्वेश्चन अच्छे से करिएगा, ताकि इससे मिलते जुलते क्वेश्चन कोई भी आए तो उसको आप सॉल्व कर सकें, स्किप नहीं करना है आपको, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फिर मिलेंगे, फिर बाइनोमियल थ्योरम के कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, अगला टॉपिक पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ओके बच्चों, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, किसी क्वेश्चन में डाउट आया हो कमेंट में पूछिए, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बच्चों, थैंक यू।